आप सभी को नमस्कार। एवन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको बताया गया था कि जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा आपके लिए कुछ ना कुछ मैं मेंस और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक लाऊंगा। पूरा तो संभव नहीं हो पाता कि पूरा आपको यूट्यूब पर डिलीवर किया जाए, लेकिन जो भी हो पाए जिससे भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी बात हम मदद कर पाएँ वो हम लाते रहेंगे। आज बेसिकली आज का लेक्चर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं आगे के एग्जाम में उस पर बेस्ड है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 69th बीपीएससी, इसका मतलब पिछले साल का ये क्वेश्चन है। अभी 70वीं बीपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, जो मेंस दे रहे हैं वो 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये 69th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। अच्छा, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही एज इट इज तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आई होप 7 या 8 नंबरों का क्वेश्चन था। इसमें पूछा क्या गया है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य शामिल है। लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। जरा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य शामिल है। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब, तो ये क्वेश्चन तो पिछले साल आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब देना तो वही बात है कि समय बिताना। इससे संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसमें कुछ चेंज करके क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, और थोड़ा सा इस पे भी जवाब आपको दे दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप करो क्या। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। कभी कभी क्वेश्चन सिंगल पूछे जाते हैं, एकदम सिंगल एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में फिर आपको आंसर देना होता है। कभी कभी क्वेश्चन डुअल होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो बातें कही गई होती हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखो, एक तो आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बताना है इंडिया का, फिर इसमें इतना तो ग्रामर आपको पता होगा, फिर इसमें एंड लगा है, कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन लगा के ये फिर क्लॉज जोड़ दिया। कह रहा है भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य शामिल है। तो इस तरीके से अब मैं इसी पेज पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब इसमें अगर जो इसे आपको लिखना हो, तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया है कि इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप छात्र हो मेरे, आप मेरे साथ कहीं जा रहे हो, मुझे आपका परिचय किसी से कराना हो, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन क्या दूंगा, साथ किसके हो ये मायने रखता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरे छात्र हैं, ये मेरी छात्रा है, इस बैच में यहाँ पढ़ती है। ये एक इंट्रोडक्शन हुआ जब आप मेरे साथ हो। फिर से दूसरा, जब आप अपने पिता के साथ कहीं जा रहे हो तो फिर एक इंट्रोडक्शन होगा। वो कहेंगे ये मेरा इस नंबर का बच्चा है, बड़ा बच्चा है, मझला बच्चा है, छोटा बच्चा है, फिर ये यहाँ पढ़ाई करता है, फला फला बातें। दो इंट्रोडक्शन, आदमी एक है, इंट्रोडक्शन दो। तीसरा, आप अधिकारी बन गए, बीपीएससी क्रॉस कर लिया, यूपीएससी आपने निकाल लिया, फिर आप अपने सीनियर के साथ जा रहे हो, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलना है, राज्य के सेक्रेटरी से मिलना है, सीएम से मिलना है, किसी नेता से मिलना है। अब वहां इंट्रोडक्शन, आदमी वही है, ध्यान देना, आदमी वही है, इंट्रोडक्शन फिर बदल गया। फिर इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, आपका डीएम हो या आपका सीनियर हो, वो कह रहा है कि ये मेरा कलीग है, इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, इस पोस्ट पे है, नाम उसी तरीके से। तो आपको पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो या पॉलिटी का क्वेश्चन हो, साइंस, मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को समझो कह क्या रहा है। अगर जो कह क्या रहा है उस हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन एक एक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन जो हो सकता है, मैं नहीं जानता कैसे कहाँ क्या लिखा है, मैं भी एकदम ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम 100% सही ही हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये जो इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसमें देखो, इसमें पूछा है भारत का भौतिक विभाग, भारत का भौतिक प्रभाग, और बिहार का भी पार्ट पूछा है। तो इसका इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपको इंडिया का फिजिकल पार्ट से ही देना है। जैसे
इसके इसमें आप एक पार्ट तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर जो भौतिक प्रभाग पूछा है तो आपने क्या कर दिया, भौतिक प्रभाग से ही कुछ लिख दे, जैसे इंडिया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हेमिस्फेयर में है, साउथ ईस्ट की एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ एशिया में पड़ता है इंडिया। और इंडिया के नॉर्थ में आपने बोल दिया, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन, और इंडिया का कुछ हद तक पार्ट पेनिनसुला से घिरा हुआ है। ठीक है, इतना भी इंट्रोडक्शन ठीक है, 7 नंबरों का है, कितना आप इसमें वेटेज करोगे? फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन शुरू कर दिए। मतलब इंट्रोडक्शन हम 2-3 लाइनों में किए, इंट्रोडक्शन हम 2-3 लाइनों में किए, 2 से 3 लाइन। फिर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में तो हम मेन बॉडी में आ जाएंगे, क्वेश्चन के मेन बॉडी में मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब आपने लिख लिया कि इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इस तरीके से है, आपने लिख दिया इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। फिर लिख दिया नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है। फिर आपने तीसरा लिख दिया, फिर प्रायद्वीपीय पठार हैं, पेनिनसुला प्लेटू हैं। फिर आपने लिख दिया तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है। फिर आपने लिख दिया पांचवा द्वीप समूह है, आदि। इन सबों को आपको, एक तो आपने हेडिंग करके लिखा और एक आपको बेटा मैप बनाना पड़ेगा, और मैप में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि पहला कहाँ है दूसरा कहाँ है। अगर आप मैप बनाए तो उस मैप में इंडिकेट करना पड़ेगा, जैसे मैं मैप बनाने में समय लगेगा, मैं मैप लगा दे रहा हूं, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये सारे पोर्शन हैं कहाँ, ये सारे पोर्शन हैं कहाँ, कैसे कैसे हैं, ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का मैप आपने कर दिया, इंडिया का मैप कर दिया, अब इसमें इन सारे पोर्शन को दिखा देना है भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये है। कहाँ कैसे है, जैसे पहला इंडिया का नॉर्दर्न माउंटेन, इंडिया का नॉर्दर्न माउंटेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन है। इंडिया का फिर से नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, तो ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। पेनिनसुला प्लेटू है, ये पेनिनसुला प्लेटू है, ये तटीय मैदान है। तो आप इंडिकेट कर दिए, कुछ भी करके इंडिकेट कर दिए। नॉर्दर्न प्लेन को अगर जो लिखना हुआ, नॉर्दर्न प्लेन को अगर जो लिखना हुआ, नॉर्दर्न प्लेन को मैप में इंडिकेट करना हुआ, तो किसी भी तरीके से ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हैं। इंडियन ग्रेटर प्लेन को पॉइंट करके इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा मैं बोर्ड पे तमाम कलर यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको कलर तो तमाम यूज करने के लिए मिलेगा नहीं, कलर तो आपको एक ही यूज करना है जो भी आप लिख रहे हो। तो आप पॉइंट करके कर दिए, पेनिनसुला प्लेटू को आप कुछ भी करके स्टार करके इंडिकेट कर दिए। तटीय मैदानों को आप ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हैं। डेजर्ट, देखो मैंने यहाँ डेजर्ट नहीं लिखा, कम से कम डेजर्ट अगर जो लिखोगे तो डेजर्ट को भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, तो आपने लिख दिया। और इसके बारे में बस 2-4 लाइनें, सबके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है, क्योंकि 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। 2-4 लाइनें लिखे और फिर दूसरे पार्ट पे आ गए। बिहार राज्य सम्मिलित है, तो बिहार राज्य की बात अगर जो कर रहे हैं, तो बिहार की बात अगर कर रहे हैं तो बेटा आपको फिर से वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है कि बिहार भारत के उत्तरी मैदान में स्थित, अधिकांशतः बिहार का 90% भाग भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है। लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, अराउंड 90% ओवर द एरिया, गैंगेटिक प्लेन, बेसिकली गैंगेटिक प्लेन। और फिर इतना लिख के उसके बाद आप बिहार का मैप बनाएंगे और बिहार के बारे में बता देंगे कि भाई बिहार भारत के किस फिजियोग्राफिक डिवीजन में है। तो हम देखते हैं, तो इसमें भी हेडिंग कर दिए कि बिहार फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे कैसे है। बिहार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये हिमालय की संरचना है, हिमालय की संरचना है, शिवालिक पर्वत है यहाँ। बिहार का मध्य भाग, ये पूरा रीजन गंगा का मैदान है, गंगेटिक प्लेन है।
बिहार का साउथ पार्ट, ये औरंगाबाद से लेके बांका तक, ये छोटा नागपुर पठार की संरचना है, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व प्रायद्वीपीय पठार। और बिहार का साउथ वेस्ट पार्ट, ये विंध्यन की संरचना है, विंध्यन पर्वत की संरचना है। और इसके बारे में दो दो लाइनें, एक एक लाइनें मन करे लिख लिए। उतना समय भी नहीं होगा बेटा, 7 नंबरों में क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन डिलीवर कर देना है। लेकिन अब ध्यान देना है, ये तो पिछले साल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो ये तो जरूरी नहीं है कि इस साल भी आ जाए। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हमें बात करनी है कि इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते। तो जैसे इसमें पूछा क्या है, आपको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं इसमें पूछ ले, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में पूछ ले रहा है, इस बार हम मान रहे हैं, तो कोई दावा नहीं कर रहा हूं, यही क्वेश्चन आएगा। मान लिया जाए इस क्वेश्चन में पूछ ले भारत के भौतिक विभागों की तरह, यहां पूछ ले जियोग्राफिक डिवीजन की जगह यहां पूछ रहा है जियोलॉजिकल डिवीजन। पूछ ले भारत के भूगर्भिक, भारत को भूगर्भिक विभागों में विभाजित कीजिए। फिर से, तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। सेम, बस एक क्वेश्चन, एक शब्द बस बदला। उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। फिर आगे और लगा दिया, सम्मिलित हो तथा, तथा यह भी बताइए क्या भारत का, क्या भारत नहीं, बिहार अंत में लगा था, ये भी बताइए तथा क्या बिहार का भूगर्भिक विभाग या प्रभाग बिहार के खनिजों की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसे हमने चेंज किया कि भारत को प्रमुख भूगर्भिक विभागों में विभाजित कीजिए, जियोलॉजिकल डिवीजन में क्लासिफाई करना है, और उसके बाद उस रीजन को बताना है जिसमें बिहार स्टेट सम्मिलित है। और क्या ये भूगर्भिक विभाग बिहार में मिलने वाले खनिजों को, बिहार में मिलने वाले खनिजों की उपलब्धता को प्रदर्शित कर रहा है, क्या ये खनिजों की उपलब्धता को बता रहा है, इस बात, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, सेम वही सारा मैटर है। पूछा था फिजियोग्राफी और लगा दिया गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल डिवीजन, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया। जब आयोग क्वेश्चन देगा तो हाँ ठीक है, मैटर ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत सेंटेंस इधर उधर हो सकता है। अब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ने के लिए या तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन ऐसे ही बता दिया जाए, या दूसरा इसका कुछ टॉपिक है, अब उस टॉपिक में थोड़ा सा समय लगना है। तो पहले एक बार टॉपिक समझते हैं, थोड़ा सा इसका टॉपिक समझते हैं, उसके बाद क्या लिखना है ये समझेंगे। जैसे टॉपिक समझते हैं पहले, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक छोटा सा, जैसे जियोलॉजिकल कैलेंडर या स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अगर जो हम बात करें, तो सबसे पहले उसके कैलेंडर की बात कर लेंगे, भाई वो कैलेंडर कैसे कैसे होता है। आपको पता है कि जैसे हम 100 सालों के एक निश्चित समयावधि को, एक पीरियड को हम बोल देते हैं ये सेंचुरी है।
10 सालों के पीरियड को बोल देते हैं डेकेड है। ऐसे ही 12 महीने के पीरियड को बोल देते हैं एक वर्ष है। तो 100 साल, उसके अंदर 10 साल, उसके अंदर एक वर्ष, उसके अंदर एक महीना, उसके अंदर एक हफ्ता, उसके अंदर एक दिन, ऐसे ही पृथ्वी के निर्माण के इतिहास को, उसके फॉर्मेशन की जो हिस्ट्री बनाई गई, उसमें जो सबसे लंबा पीरियड माना गया वो इयॉन। इयॉन के अंदर एरा होता है, इसके अंदर पीरियड होता है, इसके अंदर इपोच। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे जो हमने उम्मीद की है कि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिख सकते हैं। इयॉन, पूरी पृथ्वी के निर्माण को दो इयॉन में बांटा गया है। एक को कहा जाता है आजोइक, एक को कहा जाता है फेनरोजोइक या जोइक। जोइक का मतलब जैविक, अजोइक का मतलब अजैविक। जोइक और अजैविक, तो इस तरीके से इसका मतलब पृथ्वी पर जब जीव जंतु आ गए, इसका मतलब पृथ्वी पर जब जीव नहीं थे, जीवन नहीं था, हम जब नीचे से ऊपर की तरफ बोर्ड पे चलेंगे तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जितना जाएंगे ये नया मामला होगा, और जितना नीचे की तरफ है वो पुराना वाला। तो पृथ्वी के इतिहास को दो भागों में बांटा गया। हम पूरे पृथ्वी का इतिहास नहीं जान रहे हैं, हमारा फोकस्ड इंडिया पर रहेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन डिस्कस करना है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आजोइक, अब आजोइक में इंडिया से रिलेटेड अगर जो बात करें आजोइक में, तो इसमें 4 पीरियड आते हैं। इसमें 4 पीरियड आ रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड 4 पीरियड आ रहे हैं। कौन कौन से? इंडिया से रिलेटेड जैसे सबसे पहला आता है आर्कियन, आर्कियन। दूसरा धारवाड़, तीसरा हुड़प्पा, चौथा विंध्यन। इसे आप इंग्लिश में भी वही नाम दोगे, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। कुड़प्पा, विंध्यन, ठीक है। ये 4 पीरियड हो गए, ध्यान देना। जैविक में, जैविक में 3 एरा, 3 एरा मिला, ऐसे समझना है। सबसे पुराने वाले को बोला गया पैलियोजोइक, बीच वाले को बोला गया मेसोजोइक, सबसे नए वाले को बोला गया नियो या सेनोजोइक। ध्यान से शब्दों पर ध्यान देना, पैलियो सबसे पुराना, बीच वाला मेसो, सबसे नया वाला सेनो या नियोजोइक। फिर आगे बढ़े, पैलियोजोइक में, पैलियोजोइक में तमाम ढेर सारे कैलेंडर, तो जैसे जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। इतने कैलेंडर या इतने पीरियड पैलियोजोइक में है। फिर देखो मेसोजोइक में, इसका कलर हम अलग कर दे रहे हैं। मेसोजोइक में 3, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। नियोजोइक में टर्शियरी, दूसरा
क्वाटरनरी। इसी तरीके से अब अगर जो इपॉक की बात करें, इसमें इपॉक जो मिलता है इसमें जरूरी, जैसे टर्शियरी में पैलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, सॉरी ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। क्वाटरनरी की बात करें तो इसमें कितने इपोक हैं? एक तो प्लिस्टोसीन, एक होलोसीन। ये आज का समय है, वर्तमान यही युग चल रहा है, वर्तमान में यही युग चल रहा है बेटा। आज होलोसीन, मैंने पहले ही कहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नया होता जाएगा। अब इसी में हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जितना पुराना स्ट्रक्चर उतना ज्यादा एक्सपेंसिव मिनरल वहां मिलेंगे। जहां ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव जरूरी मिनरल वहीं मिलेंगे। लोहा, कोयला, अच्छे किस्म का कोयला, अच्छे किस्म का लोहा उतने पुराने में, जितना नया होगा उतना लेस एक्सपेंसिव मिनरल मिलेंगे। उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे वो मिनरल, उतना ज़्यादा हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि उनका टाइम पीरियड कम है। तो जैसे अगर जो हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन अजैविक। इसका मतलब ये भी है कि इस समय जो भी मिनरल या जो भी खनिज, जो भी चट्टाने, जो भी संरचना मिलेंगी, उसमें जीव जंतुओं का अवशेष होगा ही नहीं। जब जीव जंतुओं का अवशेष नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जीवाश्म ईंधन भी इसमें कम मिलेंगे। जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा तक लगभग लगभग जीवाश्म एकदम कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। यहाँ मिलते भी हैं तो बाद के समय में बने, इस समय वाले तो जीवाश्म मिलते ही नहीं, क्योंकि जीव जंतु पृथ्वी पर थे ही नहीं। अब आर्कियन की बात करें, जैसे सबसे पुराना वाला बात करें, आर्कियन। आर्कियन ये ये पृथ्वी के मैग्मा के ठंडा होने से बना। इसका मतलब ये सबसे पहला इग्नियस रॉक है, पहला आग्नेय चट्टान है, पहला। ये मिलता कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार का आधार यही है। प्रायद्वीपीय पठार का आधार यही है। बुंदेलखंड में यही मिलता है, बुंदेलखंड। छोटा नागपुर पठार यही है। छोटा नागपुर पठार में यही मिलता है। पश्चिम बंगाल में मिलता है, नीलगिरी में मिलता है, सब रीजन में। ठीक है। आर्कियन से, आर्कियन के इरोजन और डिपोजिशन से फिर बना हार्डवार। हार्डवार में सबसे अधिक इसके इरोजन से बना, तो ये पहला अवसादी चट्टान हुआ, क्योंकि इसके कटने छटने से बना है। पहला अवसादी चट्टान हुआ तो इसमें क्या, इसमें लोहे की उपलब्धता ज्यादा मिलती है, इसमें सोना ज्यादा मिलता है। जहां ये संरचना होगी वहां मिलेगा। इसी के किनारे ये भी संरचना पाई जाती है, क्योंकि इसी के कटने छटने से बना। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग इसमें भी आ जाता है, अगल बगल के किनारा। और छोटा नागपुर पठार भी इसमें आता है। तो छोटा नागपुर पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इन राज्यों को देखोगे तो राज्य आपको दिख जाएंगे कि झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला रीजन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बाउंड्री, बुंदेलखंड वाला रीजन, पश्चिम बंगाल, ये सारे रीजन आ जाएंगे। उसी के आसपास ये भी मिलेगा। धारवाड़ में सोना ज्यादा मिलता है। ठीक है। धारवाड़ में सोना, लोहा, ये सारे मिनरल ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जीवाश्म की उपलब्धता इसमें नहीं रहती। फिर से कुडप्पा। और धारवाड़ का नाम बेटा कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पे पड़ा है। कुडप्पा आर्कियन और धारवाड़ के कटने छटने से कुडप्पा बना।
ये भी अवसादी चट्टान है, लेकिन इसमें इसमें लौह और अलौह दोनों खनिज मिलते हैं, ज्यादा अलौह मिलने लगता है। ठीक है, ये आंध्रा, तेलंगाना पठार, दंडकारण्य, इन सब रीजनों में मिलता है। इन सब रीजनों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पठार, है ना, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का पठार, दंडकारण्य, इन सब रीजनों में मिलता है। फिर आ गया विंध्यन। इन तीनों के इरोजन और डिपोजिशन से विंध्यन बना। विंध्यन बना, इन तीनों के इरोजन डिपोजिशन से विंध्यन बना। और जब विंध्यन बना तो विंध्यन में लौह खनिज भी कम मिलते हैं। लौह खनिज भी कम मिलते हैं, धात्विक खनिज कह सकते हो कम मिलते हैं, और इसमें ज्यादातर चूना पत्थर मिलेगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर की उपलब्धता होगी। अधात्विक खनिज ज्यादा मिलेंगे, सीमेंट उद्योग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, विंध्याचल पर्वत के नाम पे इसका नाम पड़ा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर और पूरा मध्य प्रदेश होकर और बिहार तक ये फैला हुआ है। इसका पूरा बेल्ट है। तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और साउथ वेस्ट बिहार तक ये फैला है। तो अगर जो इस कैलेंडर को हम देखें एक बार, इस कैलेंडर को हम एक बार देखें, आजोइक स्ट्रक्चर, भारत में आजोइक स्ट्रक्चर भी है, बिहार में भी आजोइक स्ट्रक्चर है, भारत में भी आजोइक स्ट्रक्चर है, बिहार में भी आजोइक स्ट्रक्चर है। तो अगर जो इसमें हमें देखना हो कि भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, तो हमें पता चलता है पहले हमने क्या किया, पहले हमने आंसर में भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन किया। भूगर्भिक इतिहास के बारे में 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, भारत में भूगर्भिक इतिहास, हम बहुत रिच हैं, हमारे पास भूगर्भिक इतिहास पुराने समय से लेकर, जहां नाम लिखोगे, और आज तक का भूगर्भिक इतिहास है। और फिर आगे क्या लगाएंगे, जिनमें ये पार्ट शामिल है, जैसे जिनमें भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे पुराना, उसका आधार जो सबसे पुराना, दक्कन का पठार जो मध्यवर्ती क्रिटेशियस में आया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तथा भारत में नदियों के किनारे स्थित मैदान और हिमालय स्थित है तो नए क्रम की चट्टानें हैं। यहां तक इंट्रोडक्शन कर, है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद भारत के भूगर्भिक इतिहास को हम समझना शुरू करेंगे। 2-3 लाइनें इंट्रोडक्शन किए और भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझना शुरू किए। भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए बेटा मैप तो आपको देना पड़ेगा, मैप आपको बनाना पड़ेगा, और मैप में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम भूगर्भिक इतिहास बता रहे हैं, कहाँ कहाँ भूगर्भिक इतिहास है, आर्कियन से लेकर धारवाड़ तक बताओगे। तो सबसे पहले इसमें हम पहला आर्कियन से लेके विंध्यन स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, और इसमें भी 2 क्लासिफाई कर सकते हो, एक आर्कियन धारवाड़, आर्कियन धारवाड़ स्ट्रक्चर, आर्कियन धारवाड़ संरचना, दूसरी कुडप्पा विंध्यन, और इसे आपको मैप में इंडिकेट कराना पड़ेगा, इसमें इसे आपको मैप में इंडिकेट कराना है कि भाई आर्कियन धारवाड़ संरचना ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड नीस, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत का आधार, इसे आप कर लोगे। और इसी के ऊपर और इसी के आसपास ये भी संरचना मिल रही है, नॉर्थ में ये संरचना नहीं मिल रही है, मतलब इंडिया में ये संरचना पूरी कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय भारत में ही मिल रही है, प्रायद्वीपीय भारत में ही ज्यादातर मिल रही है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय भारत का पूरा आधार यही है, इसके ऊपर बेटा बाद में
ज्वालामुखी आया और दक्कन स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन उसका आधार जो नीचे की तरफ चट्टाने हैं वो यही है। यहाँ छोटा नागपुर पठार वाला रीजन, यहाँ विंध्यन वाला रीजन, विंध्यन वाला रीजन, ये सारा रीजन कुड़प्पा वाला रीजन। हिमालय का जो आधार है, हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का सबसे नीचे का स्ट्रक्चर है वो आर्कियन है, नहीं तो हिमालय में आर्कियन संरचना नहीं मिलती। फिर आगे बढ़ जाएं, फिर कैलेंडर को देखते रहें कि भाई कैलेंडर क्या कह रहा है। कैलेंडर को जो हम पढ़ रहे हैं, ये जूलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया बिहार में, इंडिया में, इंडिया में हमने देख लिया। बिहार में ये वाला पार्ट, बिहार की संरचना अगर जो हम बात करें, बिहार की बात करें, तो हम आंसर में पहले भारत का भूगर्भिक इतिहास देख लिए। भारत का पहले देख लो, उसके बाद देख लो दोनों। तीसरा, फिर इस पूरे कैलेंडर में पैलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक में भारत से रिलेटेड क्या क्या है, ध्यान देना। कार्बोनीफेरस से जुरासिक पीरियड तक, कार्बोनीफेरस से जुरासिक पीरियड तक, मतलब पैलियोजोइक का कार्बोनीफेरस, मेसोजोइक का जुरासिक पीरियड, इन दोनों तक, इन दोनों के बीच में कोयला का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण हुआ। तो अब दूसरा, दूसरा हम क्या करेंगे, पहला हेडिंग कर लिए, दूसरा इसमें क्या करेंगे, कार्बोनीफेरस टू जुरासिक। इसमें इस पूरे संरचना को गोंडवाना स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पृथ्वी पहले एक जगह एकजुट थी, उसे पैंजिया कहा जाता था, और इस समय आते आते वो पैंजिया बीच से टूट के अलग हो चुका था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया कहते हैं। तो ये गोंडवाना स्ट्रक्चर कहे, और इस समय भारत में कोयले का फॉर्मेशन हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। इसे गोंडवाना कोल भी कहते हैं। 250 मिलियन ईयर पहले बना हुआ कोयला, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा मिलते हैं, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। और ये कोयला भारत के नदी घाटी क्षेत्रों में मिलता है, रिवर बेसिन में। और इसे भी आप मैप में कर लिए बेटा, आप फिजिकल इतना तो इंडिया का पता होगा। नदी घाटी क्षेत्र में जैसे सबसे अधिक ये कार्बोनीफेरस से जुरासिक पीरियड का की संरचना मिलती है, कहाँ मिलती है? दामोदर नदी घाटी में, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दूसरा मिलता है ब्राह्मणी नदी घाटी, तीसरा गोदावरी, चौथा महानदी, पांचवा सोन, छठा वर्धा, सातवां नर्मदा, आठवां ताप्ती आदि। ये मेजर हैं। इसके बारे में आप बता दिए और इसमें मैप बना दिए, मैं बार बार मैप नहीं बना पाऊंगा आपने। ठीक है, लॉन्ग आंसर भी आ जाए तो आप इसे कर सकते हो, मैं तो लॉन्ग आंसर बना के, उसी शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर बना के मैं आपको करा रहा हूं। फिर तो हमने क्या किया, पहला भूगर्भिक इतिहास में आर्कियन से विंध्यन किया, दूसरा फिर क्या किया, कार्बोनीफेरस से जुरासिक किया, कार्बोनीफेरस से जुरासिक किया। तो देखो, पहला हमने किया और दूसरा हमने भारत की संरचना, और कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन में भारत का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि उससे रिलेट करे। फिर तीसरा मेसोजोइक का क्रिटेशियस। तो हमने देखो पहला किया, सॉरी, पहला हेडिंग मैप, दूसरा हेडिंग मैप, तीसरा, तीसरा, तीसरा हेडिंग क्रिटेशियस ऑफ मेसोजोइक एरा, एरा ही है, पीरियड है, एरा। तो क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ,
ज्वालामुखी निकला और ज्वालामुखी उद्गार होने से बेटा यहाँ ये सब संरचनाएं बनी। इसीलिए ज्वालामुखी निर्मित संरचना को भारत में क्रिटेशियस संरचना कहते हैं। क्रिटेशियस संरचना। अब जब ज्वालामुखी निकला होगा तो खुद सोचो, ज्वालामुखी में भी तो जीवाश्म होंगे नहीं, भले इस समय तक जीव जंतु आ गए थे, जीवाश्म तो मिलेंगे नहीं। तो जीवाश्म नहीं मिलेंगे, वैसे भी जीवाश्म नहीं मिलेंगे, सिलिका वगैरह कम मिलेगा, तो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से वो निकला। अब ये संरचना कहाँ कहाँ मिलती है और ये किसके लिए जरूरी होगा बेटा? जब ज्वालामुखी निकला होगा तो जाहिर सी बात है बेसाल्टिक लावा निकला। बेसाल्टिक लावा मतलब पतला लावा, सिलिका कम थी उसमें, इसीलिए फैल गया, वो पूरे प्रायद्वीप पर फैल गया। इसमें सबसे बड़ी संरचना आर्कियन के ऊपर बनी। देखो आर्कियन, ये तो आर्कियन था, तो आर्कियन के ऊपर ये क्रिटेशियस स्ट्रक्चर बना। आर्कियन के ऊपर है, ये दक्कन संरचना बनी। दक्कन संरचना, दक्कन संरचना सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, दक्कन संरचना तेलंगाना में है, दक्कन संरचना नॉर्दर्न कर्नाटका में है, आंध्रा में है, यहाँ मैसूर वाला रीजन, यहाँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर वाला रीजन, यहाँ मालवा रीजन, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन। एक बार आप वीडियो को देख लेना, पॉज करके भी देख लेना। यहाँ राजमहल रीजन, काठियावाड़ रीजन, ये सब दक्कन संरचना है, दक्कन पठार नहीं है। या हम ऐसे कह दें क्रिटेशियस संरचना है। क्रिटेशियस संरचना मतलब क्रिटेशियस में बनी संरचना, ज्वालामुखी और उनके उद्गार के कारण, उनके फैलने के नाते। तीसरी बात हो गई। फिर से देखो इंडिया में और कौन सी बात, यहां तक हो गया, तीसरी। फिर टर्शियरी में, टर्शियरी में इयोसीन से लेकर प्लायोसीन तक हिमालय बना। टर्शियरी में हिमालय बना। तो फिर तीसरी बात, तो चौथा फिर क्या होगा? चौथा टर्शियरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हिमालय बना। इसमें फॉर्मेशन ऑफ, आपने मैप बना दिया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, कैसे कैसे हिमालय बना, ग्रेटर हिमालय बना, लेसर हिमालय बना और बालिक हिमालय बना। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हिमालय बना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और बालिक हिमालय। ठीक है, आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया, इस टर्शियरी में हिमालय बना। टर्शियरी के बाद फिर, टर्शियरी के बाद तीसरा, ये चौथा कर दिया। टर्शियरी के बाद प्लिस्टोसीन में क्वाटरनरी, हिमालय बना। हिमालय बनने के बाद गंगा का मैदान बना, गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान, इसमें अन्य नदी, नदी बेसिन, बेसिन भी इसी समय। तो इसे हम क्या लिख देंगे? टर्शियरी पीरियड हो गया। और पांचवा क्वाटरनरी पीरियड या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या बना? हिमालय का अपर्दन कर गंगा और उसकी सहायक नदियों ने निक्षेपित मैदान बनाया, जो भारत के उत्तर में क्या है? ये पूरा इंडो गैंगेटिक, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाया। तो आपने ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, मान लिया टर्शियरी स्ट्रक्चर को आपने ऐसे दिखा दिया, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ऐसे दिखा देंगे, मतलब इंडिकेट करना बेटा, आपके पास एक के पेन होगी मेंस में, तो उसी से बगल में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आपने ऐसे दिखा दिया कि भाई ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया ये टर्शियरी का है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इतना ही थोड़ी ना है, उत्तर भारत का मैदान इंडो गंगेटिक प्लेन और अन्य नदियों का प्लेन, अन्य नदियों का, नर्मदा नदी का, है ना, गोदावरी,
इसका भी बना, कृष्णा नदी बेसिन इसका भी बना, है ना। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के किनारे वाले मैदान भी बने इसी समय, क्वाटरनरी पीरियड में। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड में बने। अब इतनी हेडिंग करके तो हम भारत के स्ट्रक्चर को बता दिए। इसी में हम देखेंगे बिहार के स्ट्रक्चर के बारे में। बिहार का भी पूछा है, लॉन्ग आंसर पूछा है भाई, बिहार का भी पूछा है। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार की भूगर्भिक संरचना, और बिहार की भूगर्भिक संरचना पूछा है और इसके आधार पर पूछा है खनिजों का वितरण या खनिज बताएं। इसमें ये कैसे खनिज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये भी पूछा है। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना, आप इंट्रोडक्शन इसमें लिखेंगे 2 लाइन का कि बिहार में भूगर्भिक संरचना पुराने समय मतलब सबसे प्राचीन और नवीनतम दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, और प्राचीनतम और नवीनतम दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं बिहार में। भूगर्भिक संरचना इस प्रकार निम्नलिखित है, ऐसे कर दिए बेटा, मैप बना दिए, और हम उसके बाद देखना शुरू किए कि बिहार में भूगर्भिक संरचना कैसे है। बिहार में इधर से एक नदी आती है कर्मनाशा, जो जाके गंगा में मिल जाती है। बिहार में ऐसे एक नदी जाती है सोन, ये दोनों नदियां जाके मिल जा रही हैं गंगा में। बिहार के बांका के पार इधर एक पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी। तो बिहार में सबसे पुरानी संरचना जो है, सबसे पुरानी संरचना वो इस सोन नदी से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच की संरचना है। इसे कहते हैं आर्कियन धारवाड़ संरचना। ये सबसे पुरानी संरचना है बिहार। आर्कियन धारवाड़ संरचना जब सबसे पुरानी है, इसका मतलब जितने भी एक्सपेंसिव मिनरल मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे। तो इसमें जितने भी एक्सपेंसिव मिनरल मिलेंगे इसी में मिलता बेटा, इवन यूरेनियम तक मिलता है, लोहा मिलेगा, है ना, सोना मिलेगा, क्वार्ट्ज वगैरह भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। राजमहल हिल में तो बेटा, इधर भागलपुर वाले बेल्ट में, इधर राजमहल हिल में तो कोयला वगैरह भी मिलता है, सारे लौह और अलौह दोनों खनिज मिलेंगे इस। दूसरी संरचना, कर्मनासा नदी से सोन नदी के बीच ये दूसरी संरचना मिलेगी, दूसरी विंध्यन संरचना। और विंध्यन संरचना किस लिए जानी जाती है? चूना पत्थर के लिए। ये बेसिकली जानी जाती है अधात्विक खनिजों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ धातु मिलता ही नहीं है, लोहा मिलता ही नहीं, मिलता है। अब पायराइट सबसे अधिक मिलता है, जो कहीं ना कहीं लोहा बनाने के लिए काम आता है, स्टील बनाने के लिए काम आता है, लेकिन ज्यादातर वही मिलता है। 96% पायराइट इंडिया का यही मिलता है, 94% 96%। तो तीसरा, दूसरा स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया आर्कियन धारवाड़ स्ट्रक्चर, दूसरा विंध्यन स्ट्रक्चर। अब विंध्यन स्ट्रक्चर में, विंध्यन स्ट्रक्चर बिहार के साउथ वेस्ट पार्ट में है, ये सदर्न पार्ट में है, आपको बताया ही था। यहाँ सोन नदी से राजमहल हिल के बीच में, औरंगाबाद से बांका डिस्ट्रिक्ट के बीच में। दूसरा स्ट्रक्चर विंध्यन स्ट्रक्चर, ये साउथ वेस्ट पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट ये विंध्यन स्ट्रक्चर। विंध्यन स्ट्रक्चर किसके लिए जाना जाता है? विंध्यन स्ट्रक्चर जाना जाता है बेटा नॉन मेटेलिक मिनरल के लिए, आधात्विक खनिजों के लिए। सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण सामग्री यहाँ ज्यादा यूज होता है, ज्यादा मिलता है, तो आधात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। उसी हिसाब से यहाँ का उद्योग भी डिसाइड होता है। तीसरा स्ट्रक्चर बिहार में, तीसरा स्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट स्ट्रक्चर है। नॉर्थ ईस्ट स्ट्रक्चर ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये हिमालय का पार्ट है, इसीलिए इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शियरी संरचना, टर्शियरी संरचना हिमालय का भाग है। अब हिमालय का भाग किस मिनरल के लिए इंपॉर्टेंट है? हिमालय में तो कोई ऐसे मिनरल तो नहीं मिलते हैं, कोयला वगैरह, कोयला मिलता है हल्का फुल्का, वो भी टर्शियरी कोयला। आपको बताया था कि गोंडवाना कोयला जो कार्बोनिफेरस में बना, वो तो हमारे नदी बेसिन में मिलता है, वो तो 200 मिलियन वर्ष पहले बना, ये 50 मिलियन वर्ष पहले बना। तो यहाँ कोयला वगैरह हल्का फुल्का मिलता है, और वन का क्षेत्रफल है, तराई रीजन है, सुमेश्वर हिल वाला रीजन। बाकी चौथा जो कुछ बचा इसमें, जो कुछ आपको बचा, ये पूरा रीजन, चौथा रीजन, लगभग 90% से ऊपर का एरिया यही रीजन है, ये चौथा रीजन गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान कैसा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बिहार में सबसे नया है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये निक्षेपित मैदान है। निक्षेपित मैदान, निक्षेपित मैदान का मतलब जमा किया गया मैदान है। किसने जमा किया? हिमालय को काट काट कर गंगा और उनकी सहायक नदियों ने इस मैदान को जमा किया, उसे काटा और यहां जमा किया। तो डिपोजिटरी प्लेन है, सेडिमेंटेशन हुआ है। तो जब भी कहीं कई चीजें हम खा भी लेते हैं तो कई चीजें परत दर परत जमा हो जाती हैं, गैस बनता है। वही हाल समझो यहाँ भी, कई चीजें यहाँ परत दर परत, सिलिका, सिल्ट, क्ले, सब कुछ जमा है, इसलिए यहाँ शेल गैस का पोटेंशियल है, संभावित क्षेत्र है, ये शेल गैस के लिए संभावित क्षेत्र है, शेल गैस के लिए संभावित क्षेत्र है। दूसरा, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस है इसका। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जो हम खनिजों की बात करें, मिनरल की बात करें, तो शेल गैस के लिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने क्वेश्चन मॉडिफाई किया था। कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई किया था? इसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया, भौतिक विभागों की जगह भूगर्भिक विभाग को जो किया जाए, और खनिजों को की उपलब्ध, बिहार के खनिजों की उपलब्धता कैसे ये प्रदर्शित करता है, उसके बारे में हमने देखा। तो हमने पहले क्या किया बेटा? हमने पहले देखो, पहले टॉपिक पढ़ा। टॉपिक का मतलब हमने पूरा जूलॉजिकल कैलेंडर जाना। ऐसे उसमें हमने भारत के जूलॉजिकल कैलेंडर को जाना, भारत के जूलॉजिकल कैलेंडर को जाना, ये यहां से भारत के जूलॉजिकल कैलेंडर को जाना। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? बिहार के जूलॉजिकल कैलेंडर को जान रहे हैं। ठीक है, बिहार के जूलॉजिकल कैलेंडर को जान रहे हैं। बिहार के जूलॉजिकल कैलेंडर को जानने के बाद फिर उसके मिनरल को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिकल पार्ट की जगह जूलॉजिकल पार्ट कर दिया। अच्छा, अब आपको 40, 45, 50 मिनट, 1 घंटे में जल्दी जल्दी ये बातें बताई गई, लेकिन इसका एक टॉपिक होता है, कई दिन लगते हैं, 2, 4, 10 दिनों में 2, 4 दिन कम से कम लगते हैं कि ये टॉपिक एक एक चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी है, मेंस एग्जाम एकदम सर पे है, तो उसी हिसाब से मैं कोशिश किया हूँ कि ये आपके काम आए और पूरा करने की कोशिश किया हूँ। लेकिन तब भी टॉपिक है, टॉपिक तो पूरा डिलीवर किया नहीं जा सकता। आपको बेहतर से बेहतर जो प्रोवाइड कर पाएंगे हम कराते रहेंगे। और आज इसी के साथ, आज यहीं तक, फिर अगले दिन किसी किसी न किसी मुद्दे पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।